everyone, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we are going to talk about all the chapters which are involved into your ideas and institution in Indian political thought. On सबका revision we will try to just bind it up into 30 minutes. Most probably if it will extend, pardon me in advance. क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है तो हम यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कल हमने हमारे वीडियो में डिस्कस किए थे उसको एक बार इलेबोरेशन के साथ देखेंगे. फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट फॉर द यूनिट 1 and 2. देन लेटर ऑन हम इसी वीडियो में इनटू आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल गो फॉर यूनिट 3, 4 and 5. देन लास्ट वन वुड बी फॉर द यूनिट 6. ओके, बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो लेट मी टेल यू ऑल दैट रिसेंटली आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग माई क्रैश कोर्स फॉर सेकेंड सेमेस्टर. तो अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं. इन केस यू डोंट नो व्हाट दिस क्रैश कोर्स इज, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. सेमेस्टर 1 में भी हमारे पास 90 to 100 स्टूडेंट्स रहे हैं एंड इन सेकेंड सेमेस्टर वी आर टारगेटिंग फॉर द मोर स्टूडेंट्स. तो ये पेड कोर्स है, बेसिकली लाइव क्लासेस होती हैं, हर रोज होती है एक्सेप्ट संडे. तो ये कोर्स एक्सटेंड करेगा अप टू 3 months. इट्स अ पेड कोर्स. इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट यू कैन सिंपली टेक्स्ट मी ऑन टू माई व्हाट्सएप नंबर गिवन हियर, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए. मोस्ट प्रोबेबली वी विल क्लोज इट वेरी सून एज वेल. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस वीडियो. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है, जो कि मैंने किए हैं ऑब्वियसली टाइम की शॉर्टेज की वजह से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं. आई डेफिनेटली बी एक्टिव इन ऑर्डर टू रिप्लाई यू ऑल हियर. सो लेट्स सी. स्टेटक्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया में मैंने कल ही बता दिए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन टू द वन थ्योरीज अबाउट द नॉन स्टेट सिचुएशन. अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा. नहीं पढ़े हैं तो, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है. जब नॉन स्टेट सिचुएशन होती है और जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं होता है तो वो कैसे कंडीशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो, अगर स्टेट नहीं होगा तो लॉ नहीं होगा, लॉ नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं होगा, और अगर ऑर्डर नहीं होगा सोसाइटी में मीन्स डिसिप्लिन नहीं होगा. जब डिसिप्लिन नहीं होगा वी कैन एक्ट however we wanted to. Like I can be violent, I can hit anyone, I can murder anyone, I can kill anyone, और कोई भी मुझे भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, because there is no discipline, there is no order, there is no system. इस वाली सिचुएशन को बोला गया है बीस्ट वाली सिचुएशन और वाइल्ड सिचुएशन. लाइक हम सब लोग जंगली बन जाएंगे. वैसे भी ह्यूमंस को सोशल एनिमल तो बोला ही जाता है, हम लिटरल फिर जानवर बन जाएंगे. तो नॉन स्टेट की कंडीशन को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया गया है एंड हियर सम ऑफ द थ्योरीज गिवन बाय स्टेटमेंट्स गिवन बाय नॉन स्टेट की सिचुएशन कैसे होगी. चाइनीज थिंकर्स लाइक सुहू करके एक थिंकर है, आप नोट्स में चेकआउट कर लीजिएगा. उन्होंने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब किया. यूरोपियन थिंकर्स में आपके सोपोन्जा आते हैं और भी कुछ अलग थिंकर्स आते हैं, उन सब के आप स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा. जो इंडियन थिंकर्स हैं आप उनके स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं. मैं स्टेटमेंट स्पेसिफिक होके नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो आप लोग किताब से भी सीख सकते हो जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. मेरा फोकस सिर्फ उस पर है. सेकेंड हम बात करते हैं मत्स्य न्याय. देखो, लॉजिक ऑफ फिश लॉजिक, मत्स्य न्याय इज अनदर क्रूशियल टॉपिक. अगर ये आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं आता है, देयर आर हाई चांसेस दैट कि आपको ये सिंपली नोट्स के फॉर्म में मिल जाए. मत्स्य न्याय वो वाली सिचुएशन है जब स्टेट नहीं होगा. क्योंकि हम तो ये समझ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं. मत्स्य न्याय से मतलब है, मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं. अब हर इंसान अपने एरिया का शेर होता है, ठीक है. हो सकता है आप अपने स्कूल में टॉप करते हो बट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए. नाउ यू आर फीलिंग लाइक अ लूजर बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट मोमेंट एंड यू डोंट नो व्हाट टू रीड. ओके, आई एम नॉट टारगेटिंग यू ऑल पर्सनली बट जस्ट सेइंग, होता है ऐसा इन जनरल. तो आपको लगता था आप एरिया के शेर है बट अभी आपको लगता है नो, देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट इट. आप अपने एरिया की हो सकता है बड़ी मछली हो बट अब आप यहाँ पर आकर के छोटी मछली हो गए हैं. मुझे लगता था आई एम डूइंग वेरी वेल बट जब मैंने बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया, नो आई एम जस्ट अनदर छोटी मछली. तो तालाब में हर वक्त कितने सारे लोगों को लगता है कि मैं बड़ी मछली हूँ. हर किसी का डाउनफॉल आता है, हर किसी का जो है वो एक तरीके से लेवल अप होता है. तो ये चीज़ चलती रहती है. मान लीजिए कि आज कोई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कोई एक गुंडा हुआ करता था, लेटर ऑन उसको भी बीट करने वाली एक और बड़ी मछली आ गई और बड़ी मछली आ गई. मत्स्य न्याय से मतलब है छोटी छोटी मछलियों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है. क्योंकि अभी एक बड़ी मछली इन लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रही है बट ये मछली के बाद भी एक बड़ी मछली आएगी
कुल मिलाकर के स्टेबलाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज कोई भी जिसके पास पावर है वो चीजें मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है। मान लीजिए कि आपके कॉलेज का प्रिंसिपल आज कोई और है, कल कोई और हो जाए, परसों कोई और, डिपेंड करता है किसने पावर हथिया ली। सो दिस इज समथिंग इज द सिचुएशन उन्होंने मत्स्य न्याय बताया। लाइक जब स्टेट नहीं होता है तो मत्स्य वाली सिचुएशन हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड दिस पर्टिकुलर कंडीशन हमको स्टेट चाहिए, क्योंकि वो लॉ लाएगा, ऑर्डर लाएगा एंड अल्टीमेटली डिसिप्लिन स्टैब्लिश होगा। अनदर पॉइंट दैट वी नीड टू डू इज स्टेट ओरिजिन थ्योरीज कुछ दी हुई हैं, तो उसमें 3 थ्योरीज को क्विकली देख लेते हैं। पहला तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। डेफिनेटली आप लोगों ने नाम सुना होगा, बट हम इसमें रूल्सों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज अ जनरल नेम दे गिवन टू दिस वन। इसके अकॉर्डिंग जो राजा था और जो प्रजा थी, किंग एंड द रिप्रेजेंटेटिव और द सब्जेक्ट्स, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, किंग एंड सब्जेक्ट्स, इन लोगों ने कोलैबोरेट कर लिया। इन्होंने बोला, किंग ने बोला आई एम हियर टू जस्ट प्रोटेक्ट यू ऑल, एंड सब्जेक्ट ने बोला वी नीड सम लीडर, वी नीड समवन। जस्ट लाइक दिस आप लोग स्टूडेंट एक टीचर को सीक आउट करने आए थे और एक ऐसा वीडियो देखने आए थे जो आपको गाइड कर दे। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल दैट हे आई एम हियर एंड यू आर लाइक यस आई गॉट द वन पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू इलैबोरेट एवरीथिंग। सो नाउ वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वैसी है जहां पे राजा और प्रजा ने अग्री कर लिया एंड दे केम हियर। वेद में, मनुस्मृति में कहीं पे भी इस कीवर्ड का मेंशन नहीं है। इट्स जस्ट वन ऑफ द अजम्पशंस कि ऐसी थ्योरी कुछ रही होगी। सेकेंड हम बात करते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जिसका हमें वैदिक ट्रेडिशंस में और जैसे कि महाभारत होगी, रामायण होगी, इन सब में इसका एविडेंस भी मिलता है। डिवाइन ओरिजिन भी बड़ी सिंपल थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग किंग जो है ना, उसको गॉड ने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है विथ सुपर पावर्स, ठीक है। एंड वो किंग का काम है प्रजा को प्रोटेक्ट करना, अल्टीमेटली लॉर्ड के सारे क्रिएशंस को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। यहाँ पे राजा जो होता है वो एज अ पेरेंट एक्ट करता है एंड जो प्रजा है उसकी वो एज अ उसके बच्चे हैं सारे। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में इन्होंने किंग को कोई साधारण इंसान नहीं है जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी थी उसको बैठा दिया। Here king is the one जो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। सो अल्टीमेट कोई सवाल नहीं उठाएगा इस तरह की चीजों पे। आप भगवान की बनाई हुई चीजों पे सवाल उठाएंगे क्या? तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के थ्रू इस तरीके से सिस्टम चलता रहा। महाभारत रामायण के एविडेंसेस मैंने नोट्स में इन्वॉल्व किए हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हो। मेरा मतलब है जो मैं आपको आसान भाषा से समझा रही हूँ ना, उससे आपको लिखने का आइडिया मिल जाएगा कि हम ये चीजें डाल सकते हैं, फिर तो आप लोग कर लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। थर्ड देखते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में स्टेट एक इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पे स्टेट को एज अ बॉडी बोला गया है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में मुंह का काम बोलना होता है, हाथ का काम जो है एक्शन करना होता है, दिमाग का काम सोचने का होता है, दिल का काम जो है वो भी सोचने का होता है और धड़कने का होता है एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सारा जो स्टेट है ना वो 7 एलिमेंट से बना हुआ है। लाइक इसके लिए स्टेट चाहिए, आपको मिनिस्टर्स चाहिए, आर्मी चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, फोर्टिफाइड सिटी चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड सो ऑन। ये सब ऑर्गेनिक थ्योरी में आते हैं। इसका लिंक आपको सप्तांग थ्योरी में भी मिल जाएगा। अभी सप्तांग थ्योरी एंड मंडल थ्योरी डेफिनेटली आपने सुना होगा, तो मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ उसका। सप्तांग एंड मंडल थ्योरी, देखो सप्तांग वर्ड देखना मतलब सप्त अंग, संस्कृत पढ़ी होगी तो पता होगा 7 पार्ट्स। तो 7 पार्ट्स जो मैंने ऑर्गेनिक थ्योरी के आपको काम कराया ना कि स्टेट इन एलिमेंट से बनता है, तो वही यहाँ पे आते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स को इलेबोरेट किया गया है। ये है सप्तांग थ्योरी, कॉटल ने प्रेजेंट की थी ये। अब बात करते हैं हम मंडल थ्योरी की। तो ना किंग अकेले कुछ नहीं कर पाता है, किंग को उसका सर्कल चाहिए और सर्कल में मिनिस्टर्स, फ्रेंड्स, एनिमी ये सब आते हैं। तो अ किंग इज सराउंडेड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स हियर। ये आपका मंडल थ्योरी है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इन्वॉल्व हियर। And we are done with all kinds of theories along with सप्तांग and मंडल। डिटेल में आप फिर से मैं बोल रही हूँ कि नोट्स में चेक कर सकते हो। Again we are going for the next one which is going to be state origin theory by मनु। देखो ये भी बड़ा सिंपल है। मनु ने उन सभी एलिमेंट्स को जो ऑर्गेनिक थ्योरी में हम बात कर रहे थे ना, किंग हो गया, ट्रेजरी हो गई, मिनिस्टर्स हो गए, कैपिटल हो गई, फोर्ट हो गया, इन सब का रोल क्या रहता है, कैसे एक्ट करते हैं, वो सब स्टेट ओरिजिन थ्योरी जो मनु द्वारा दी गई है ना उसमें इलेबोरेटेड है। बट मोर टू फोकस ऑन, मनु ने स्टार्ट एक्चुअली डिवाइन ओरिजिन थ्योरी से किया है। ये एलिमेंट्स मनु ने ये नहीं बताया कि स्टेट ऐसे ओरिजिनेट हुआ। मनु ने बताया कि लॉर्ड ने एक्चुअली क्रिएट किया, द बिहाफ ऑफ अ लॉर्ड दिस ऑल हैज बीन क्रिएटेड।
तो उन्होंने डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को एज ए लेजिट थ्योरी बताया है, इसलिए आपको वेद में बाकी जगह पे इसका रेलेवेंस मिल जाएगा। लेटर ऑन स्टेट को चलाने के लिए जो एलिमेंट्स लगते हैं वो ऑर्गेनिक थ्योरी में जो हमने डिस्कस किए थे ना वो है। सो कुल मिलाकर के डिवाइन ओरिजिन थ्योरी वाला पार्ट आप इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, ऑर्गेनिक थ्योरी वाले जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, एंड सप्तम थ्योरी के जो फीचर्स है वो इसमें आ जाएंगे। हियर यू प्रिपेयर यू वन आंसर। इन ऑर्डर टू नोट डाउन द फैक्ट, here state origin theory by Manu, also state origin theory by Kautil है। Kautil वाली I am not explaining here, you can just check it out once, I am explaining on to Manu only। बाकी because आपको इतने तो options मिलेंगे that you can choose any one। और ऑल्सो आपने अपना फर्स्ट पेपर के बाद पैटर्न नोट कर लिया होगा, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको चूज करना है, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू। इन ऑर्डर टू जस्ट मेक श्योर वन थिंग, अगर आप लोग इस बार स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि देखो ज़्यादातर जब आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हो ना तो यही प्रॉब्लम होती है, आई सजेस्ट गो फॉर द क्रैश कोर्स दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of March फॉर विच यू कैन रजिस्टर। मोस्ट प्रोबेबली मैं डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज वीडियो के आगे पीछे कहीं तो आएगी, तो वो आप देख लीजिएगा एंड यू कैन ऑल्सो इंक्वायर अबाउट इट। सेकेंड हम देखते हैं यूनिट 2 डी। ओके, ट्रिपल डी आई जस्ट सजेस्ट, धर्म, धम्म और दंड। सो ये क्या है, देखो धर्म का ओरिजिन कैसे होता है। धर्म इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक, नॉट डिस्कस्ड, इट्स डिस्कस्ड, ठीक है, मतलब हम इतना ज्यादा डिस्कस करते, वी ऑल्सो नो अबाउट इट। हैव यू एवर क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट मेरा धर्म क्या है, मेरा काम क्या है? लेजिट काम, लेजिट एक्शन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो धर्म का ओरिजिन कैसे होता है, संस्कृत टेक्स्ट से लेकर के अब तक, वेद में मेंशन है तो कहाँ पे है, मनुस्मृति में है तो कहाँ पे है, कैसे है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है धर्म में। ऑल्सो इन ऑर्डर टू नोट डाउन द फैक्ट, जब आप धर्म को आगे पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा धर्म इज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ धर्म, दंड, दाम, सॉरी इन सब से धर्म, अर्थ, काम, ये सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सचर बनता है। विदाउट दिस अ लाइफ कैन नॉट बी सर्वाइव हियर, कि कैसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। फिर आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा धर्म इज वन ऑफ द वेरिएंट, हाउएवर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ धर्म एज वेल। सनातन धर्म आ जाता है आपका, आश्रम धर्म आ जाता है, तो ये सब आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करने होंगे। अब चूंकि आश्रम धर्म के भी क्या हिस्से होते हैं, ये क्या है, आश्रम धर्म बेसिकली ना जो ह्यूमन लाइफ होती है उसको पूरा, मतलब ह्यूमन लाइफ के ना 4 स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेजेस में बता देती हूँ वो कौन से हैं। पहला तो आपका ब्रह्मचर्य वाला आता है, स्टूडेंट लाइफ, जिसमें आप सीखते हो, अपने पर फोकस करते हैं, सो ऑन। दूसरा आता है आपका गृहस्थ जीवन, जिसमें हाउस होल्ड, जब इंसान की शादी हो जाती है, जस्ट टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। तीसरा आता है वनस्पत वाला स्टेज, तो वनस्पत रिटायर्ड लाइफ, जब आप एकदम आपकी नौकरी हो गई, रिटायरमेंट मिल गया, देन टेकिंग केयर ऑफ अदर स्टफ जो आपने अपने गृहस्थ जीवन में नहीं किया। एंड फोर्थ कम्स टू द संन्यास वन, इसमें आपको ऑलमोस्ट संन्यास से मतलब है जब आपका एक ही सहारा है वो है भगवान, ठीक है, ये वो वाला स्टेज है। तो इन सबको जब पूरा करने के बाद फिर बाद में जो है मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। धर्म में ना बहुत सारे की पॉइंट्स बोलूंगी मैं, और सब टॉपिक्स है जो आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मैंने लिटरली यहाँ पे कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया, देयर इज लॉट मोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन सबके अंदर का जो कंटेंट है वो आप लोगों ने कहीं सुना, पढ़ा तो होगा ही डेफिनेटली, तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म एंड धम्म में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज क्या है। पहली बात ये, धम्म जो है वो एक पाली वर्ड है, आपको पता हो, दिस इज अशोकास धम्म, और टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो नोन एज धम्म, हम उसको जानते हैं। धर्म बल्कि हियर इज अ संस्कृत वर्ड, ठीक है। ये इसकी सिमिलैरिटीज मैं आपको काउंट करा रही हूँ। धर्म भी कहीं ना कहीं बताता है कि राजा किस तरीके से अपने स्टेट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। धर्म भी मेनली किंग को गाइड करता है कि आपको कैसे अच्छे काम करने हैं। तो ये तो इनकी सिमिलैरिटीज हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी डिफरेंसेस। देखो अगेन जो सिमिलैरिटी अभी थी ना, वही डिफरेंस भी हो जाएगा। ये पाली वर्ड है, ये जो है संस्कृत वर्ड है। सेकेंड थिंग इज दैट धर्म इज जस्ट द टीचिंग ऑफ अ बुद्धिज्म, इससे आगे इसका कुछ इलेबोरेशन नहीं है। धर्म इज नॉट जस्ट अबाउट अ किंग, इट इज ऑल्सो दैट एज बीइंग अ टीचर मेरे क्या रोल है, एज बीइंग अ स्टूडेंट आपका क्या रोल है, एज बीइंग ह्यूमन हमारे क्या रोल होते हैं। सो धर्म इज मोर इलेबोरेटेड और द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू द धम्म हियर। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। धम्म इज काफी हद तक लिमिटेड टू किंग्स ड्यूटी, टीचिंग्स ऑफ अ बुद्धिज्म एंड दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है।
मैंने अपने नोट्स में धर्म एंड धर्म के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज को एलैबोरेट किया है। अदरवाइज इन जनरल यू कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस ऑन टू इंटरनेट एज वेल, क्योंकि मैं बोलूंगी की पॉइंट्स पकड़ो एंड देन लेटर ऑन एलैबोरेशन अपने अकॉर्डिंग कर देना। एंड देन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट फ्रॉम योर यूनिट 2 विच इज गोइंग टू बी दंड। देखो दंड क्या है, दंड जितना कि हमारा धर्म इम्पॉर्टेंट है उतना ही दंड है। तो धर्म, अर्थ, काम, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड दंड भी उतना इम्पॉर्टेंट है। काम से हमारा मतलब था डिजायर, दंड से मतलब है पनिशमेंट। पनिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज धर्म कांट एग्जिस्ट विदाउट दंड। आप अपना काम विदाउट दंड नहीं कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ये कहाँ से, उसासना करके एक ऋषि हैं जिनका नाम मेंशन है, तो उन्होंने ये किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है वो दिया गया है। देन लेटर ऑन दंड नीति क्या है, एंटायर शास्त्र यू कैन से, जहां पे बताया गया है द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पनिशमेंट इनटू द स्टेट। लेटर ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी दंड एंड राजधर्म। तो राजा को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए धर्म दंड का सहारा लेना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करता है और दंड सही समय पे यूज नहीं करता है, तो वो अपनी मृत्यु के बाद डायरेक्ट नर्क में जाएगा। तो ऐसा उसमें मेंशन है। तो राजा का धर्म दंड के सहारे कैसे पूरा होता है, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज गिवन इनटू दिस वन। नाउ लेट मी रब दिस एंड इनटू just a minute, I'm just going for this one and फिर मैं unit 3 and 4 elaborate करती हूँ। Before that let me tell you one thing, the crash course is going on for our semester 2nd. Registration, pre-registration is available as there this time most probably मैं 100 student पे ही stick करूँगी and I'm going to take only those students. So if you want to register you can do it. So now we are going for the unit 3, unit 4 and unit 5 and then after erasing all of this I'll be going for the unit 6. Okay. So unit 3 आती है न्याय एंड नीति। I told you all there are total 6 units into your syllabus and you can skip one because there are going to be total 10 questions. तो ऑब्वियसली आपके पास एक यूनिट छोड़ने का मार्जिन है। मैंने बोला था न्याय एंड नीति काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो यू कैन स्किप दिस वन, बट यू कांट स्किप द क्वेश्चंस व्हिच आर और द टॉपिक्स व्हिच आर गिवन टू दिस वन। कंसेप्ट ऑफ अ न्याय एंड नीति एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कौटिल्य का व्यू क्या है इसको लेकर के, रोल्स एंड सेइंग्स फिलॉसफी। सो लेट्स गो हियर। पहली बात तो ये न्याय एंड नीति क्या है। न्याय द वर्ड इन इटसेल्फ सेज जस्टिस एंड नीति यू कैन से पॉलिसीज। तो पॉलिसीज जब फ्रेम होती है तभी तो न्याय आता है। Like let me tell you all, I am making all these videos for you people. हो सकता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं नहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। So I am making a strategy by making a video in order to deliver it onto YouTube. So all the students who are studying for the BRS Political Science going to have their exam, they can refer this video. ये मेरे नीति में इन्वॉल्व था, ये मेरे पॉलिसी में इन्वॉल्व था, एंड न्याय वुड बी द वन। जब ये नीति कंप्लीट मेरे साइड से हो जाएगी ना, देन ये वीडियो कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करेगा ऑन दैट बेसिस। आप लोग ये जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज समथिंग इज गोइंग टू सर्व द न्याय और नॉट। चलो ये अगर आपको वाहियात से एग्जांपल लगता है, जो कि शायद है, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो हम बात करते हैं राजा जब अपनी तरफ से पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, वो सोसाइटीज में जाते हैं दैट सर्व्स द जस्टिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन हियर। कौटिल्य व्यू ऑफ न्याय एंड नीति से मतलब है, देखो कौटिल्य ने काफी ज्यादा एम्फसाइज दिया है पॉलिसीज को लेकर के। मॉडर्न एम्पायर सिर्फ और सिर्फ 150 ईयर्स चला, बट व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट देयर एम्पायर, इट वाज देयर नीति, इट वाज देयर न्याय। उनके यहाँ पे जो है पनिशमेंट को लेकर के और पॉलिसीज को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा टाइट था। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है कि न्याय एंड नीति किस तरीके से एक्सप्लेन की है। कौटिल्य ने बताया था हाउ ज्यूडिक्शन शुड बी, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी, जजेस को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, किंग मेनली किन पनिशमेंट से डील करेगा, कौन से ऐसी चीजें होंगी जो उसके हाथ में नहीं होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए क्या रूल्स होंगे, आर्मी होगी तो कितनी होगी, उनको कैसे किस समय क्या एक्ट करना है। दिस ऑल फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द नीति एंड दिस इज व्हाई पीपल वर हैप्पी इनटू देयर रेन एंड इसलिए इसने सर्व किया न्याय, ठीक है। अगर आप मेरे टॉपिक्स देखोगे और मेरे नोट्स देखोगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पे डिटेल मिलेगा, and if possible just refer those notes while watching this video, then it would be great. Next हम देखते हैं roles principles of a न्याय। This is not any new concept, this is something that you have already read into your class 11 political theory। अगर आप ह्यूमैनिटीज से नहीं थे, don't worry, I'm gonna explain this। So wheel of ignorance, ठीक है, wheel of ignorance की बात कर लेते हैं। ये क्या है, देखो wheel of ignorance से मतलब है एक अनजानी का पर्दा।
आई डोंट नो हु इज द पर्सन, कौन कल्प्रिट है, कौन है। मुझे एक केस सुनाया गया, मैंने वो सुना। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई पोजिशन कि मुझे ऐसा वर्डिक्ट दूंगी तो मेरी पोजीशन को फायदा हो जाएगा, आई गेट दी प्रमोशन और आई डू द बेटर, मुझे वेल्थ मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा। नो, आई एम नॉट अज्यूमिंग दैट वन, आई एम अंडर द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ न्याय के अकॉर्डिंग जो न्याय लेता है ना, यानी कि जो जज है ना, उसको एक ऐसे, उसको अपने आप को एक ऐसे कंडीशन इमेजिन करना है जहाँ पे उसको कोई स्थान नहीं है। वहां पे सिर्फ वो जो सुनने का ना और उसके इंटरप्रिटेशन से उसे जो सही लगेगा वो बताएगा। बिकॉज समटाइम्स इवन दो वी आर नो दैट आर पीपल इज डूइंग रॉन्ग, स्टिल वी सपोर्ट देम, मीन्स टू से हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज वी आर बिकमिंग मीन। अगर हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो दिस वोंट बी गुड। तो न्याय का जो प्रिंसिपल है रॉल्स के अकॉर्डिंग, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अगर तहत देखेंगे तो हम जस्टिस अच्छे से सर्व कर पाएंगे और सोसाइटी में न्याय स्टैब्लिश होगा। तो रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ न्याय यही है। और ना एक और आई थिंक मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है, सेकंड प्रिंसिपल करके है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है वो जरूर पढ़ लेना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा नहीं है बट रॉल्स के कंटेंट में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट आते हैं सेन्स फिलॉसफी ऑफ न्याय क्या है। अमृत सेन, जब हम न्याय नीति शुरू करते हैं, ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो है हमारा एक ह्यूमन इंडेक्स है ना, तो उसमें क्राइटेरिया क्या होने चाहिए फॉर दैट थिंग वो भी सजेस्ट किया है। अमृत सेन की फिलॉसफी जो न्याय है उसके अकॉर्डिंग नीति जितनी अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जितना अच्छा होगा, पॉलिसीज जितनी अच्छे तरीके से होगी, आउटकम उतना ही अच्छा होगा, एंड वी विल बी एबल टू सर्व बेटर एंड टू आवर सोसाइटी। एंड इनके अकॉर्डिंग आप ना एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस देखिए, मतलब किसी को भी नीति बनाते वक्त, तो एडमिनिस्ट्रेशन जब नीति बना रहा है, वी नीड टू कंसिडर दोज आर द पीपल जो ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स का क्या पैटर्न होता है, वो किन चीजों के लिए मेन हो जाता है, किसके लिए नहीं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके, उसको एनालाइज करके यू कैन एक्चुअली कम टू द थिंग, नीति फ्रेमवर्क बनाइए, देन इट विल सर्व द बेस्ट न्याय और द बेस्ट जस्टिस इन टू सोसाइटी। सम अप इस चैप्टर का इतना ही है, बाकी आप डिटेल में कर सकते हैं। गो फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी सभा एंड समिति। ओके, बिट कंफ्यूजिंग बट नॉट टू वरी। सभा एंड समिति बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना होगा। सभा का मतलब है जैसे कि एक जगह है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ रूम, ओके, यहाँ पे कुछ एल्डरली लोग जिनके पास पावर है, टुगेदर दे कम एंड फॉर्म अ काउंसिल, हम उसको सभा बोल रहे हैं। So it's not just a room, in that room all the people who are making a decision together, हम उसको सभा बोल रहे हैं। समिति सभा का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट वही है या नहीं है आप इतना भी क्लियर होके नहीं बोल सकते हैं। समिति लेटर डेवलप हुआ था। सभा का मेंशन ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मिलता है ऋग्वेद में एंड 17 टाइम्स अथर्ववेद में। समिति का मेंशन मिलता है ऑलमोस्ट 9 टाइम्स इन ऋग्वेद एंड 13 टाइम्स आई गेस इन टू अथर्ववेद। तो मीन्स टू से इनका बहुत पहले टाइम से, आज जो दुनिया भर में लोग काउंसिल बनाते हैं, ग्रुप में डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं, वो इंडिया में बहुत 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 सालों पहले हो रहा था। ठीक है, अथर्ववेद ऋग्वेद की बात करें तो आप समझ लीजिए। तो ये क्या है, whenever is there any question come to be like evolution of sabha and samiti over a period of time, just slip of tongue, over a period of time इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे चेंज किया गया वो आपको लिखना है। जैसे कि ऋग्वेद के टाइम पे सभा एंड समिति, जैसे पहले कहाँ इतने पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था ना, किंग के जो बहुत खास लोग होंगे दे विल बी मेकिंग इट, बट आज इतना सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, आज डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है। तो वो सारे आप एलिमेंट्स इवोल्यूशन में इन्वॉल्व करोगे। और सभा / समिति है, सभा का इवोल्यूशन कैसे हुआ, समिति का क्या हुआ। नाउ आई कैन बी बिट मोर क्लियर अबाउट इट। देखो, सभा का काम होता था जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पनिशमेंट उसको क्या कैसे देनी है वो भी इन्वॉल्व होता था, इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाते थे। समिति एंड सभा ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट समिति में ना जुडिशियल डिसीजंस नहीं है, इसमें मेनली पॉलिटिकल डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। सो द बेसिक कंट्रास्ट इज दैट सभा ऑल्सो यूज्ड टू इन्वॉल्व इनटू द जुडिशियल डिसीजंस हेयर, बल्कि हम देखते हैं समिति में नहीं है ऐसा। Going for the next unit which is going to be unit 5, राज एंड राष्ट्र। देखो, evolution of RR, ठीक है, not that नाचो नाचो, that is राज एंड राष्ट्र। So देखो, राज एंड राष्ट्र में बहुत आसान सा डिफरेंस है।
मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देती हूँ. यूपी इज वन ऑफ द स्टेट, ओके, कर्नाटका इज वन ऑफ द स्टेट, पंजाब इज वन ऑफ द स्टेट, दीज आर द स्टेट. एंड व्हेन इट कम्स टू राष्ट्र में पूरा इंडिया आ जाता है. अब आप बोलोगे कि अभी रिसेंट टाइम पे हुआ है जब कोई भी राजा उस वक्त का राज्य के बारे में बात करता था. दे आर टॉकिंग अबाउट राज्य एक्चुअली कुछ बेसिस से बनता है. फॉर इंस्टेंस दे नीड टू बी राष्ट्र बनता है, they require population. We call India as a राष्ट्र because we have the population. There should be territory, ठीक है. There should be a person who is ruling that one. There should be a boundary. There should be a language. There should be a culture, and many more elements could be involved into this one. तो वो आपको यहाँ पे राष्ट्र में डालनी है. राज्य is just a place which is being ruled by a king. तो पहले के समय में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे. और जैसे कि जब अशोक की बात करें या कोई और ऐसे एम्पायर की बात करते हैं जिसने बहुत मेजर एरिया जीता हो, दे यूज टू कॉल नॉट इट एज अ राज्य बट एज अ राष्ट्र, स्वराष्ट्र, एंड द बिग वन, ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट द बिग वन हियर. नाउ स्टेट इन अशोकास धम्मा की बात करते हैं. अशोक के धम्म में किस तरीके का स्टेट इन्वॉल्व है? यस, राज्य राष्ट्र में ये वाला क्वेश्चन है. इनफैक्ट मैंने गौर किया था, ये वाला सेम क्वेश्चन आई थिंक आपका सेकंड यूनिट में भी आता है, तो देख लेना एक बार कॉन्सेप्ट. स्टेट इन अशोकास धम्मा से मतलब है अशोक के धर्म में स्टेट कैसे होना चाहिए, उन्होंने राज्य राष्ट्र की कैसे बात की है. अशोक वॉज द वेरी फर्स्ट किंग जिसने अपने मैसेजेस अपनी प्रजा तक पहुंचाए थे विया इंस्क्रिप्शन. तो माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं. माइनर कितने हैं और मेजर कितने हैं, हर लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर रॉक एडिक्ट का मेन इंटेंशन क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, उस पर किस तरह के मैसेजेस है, समथिंग दैट यू नीड टू राइट. अगर आप ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करने का सोच रहे हो क्योंकि ये बहुत इलेबोरेटेड है. All of this one is the most elaborated one. Going for the next one, which is going to be different era. देखो राज्य राष्ट्र अलग अलग एराज में कैसे चेंज हुए. पहले राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, फिर हम आते हैं मिडिवल टाइम पे आ गया था अकबर और द मुगल पीरियड. तो मुगल पीरियड के टाइम पे हम बात करते हैं. मुगल पीरियड की आपको अच्छी खासी हिस्ट्री पढ़ने को और सुनने को मिलती है आईने अकबरी से, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी. आईने अकबरी में उन्होंने स्टेट को कैसे अच्छा करना है, राज्य को कैसे अच्छा करना है और राष्ट्र को कैसे करना है, वो लाइक कमांडर्स कैसे होने चाहिए, चीफ कैसे होनी चाहिए, आर्मी कैसे होनी चाहिए, वो सब इन्वॉल्व, सर्वेंट्स कैसे होंगे, हाउस होल्ड जो चोज करने वाले सर्वेंट्स है वो कैसे होंगे, सब कुछ उसमें मेंशन है. देन मॉडर्न में आ जाता है जो गांधी जी के टाइम पे हमने राष्ट्र को बनाया, ठीक है. हम उस वक्त राज्य की बात नहीं कर रहे, अभी तो राज्य आउटडेटेड हो गया. नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए जो हमने इकट्ठा किया सारे अलग अलग पार्ट्स को, एंड टुगेदर वी केम एज राष्ट्र, तो वो इसमें आता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू इन्वॉल्व. एंड ठीक है, इतना है. बाकी कोई अगर मैं छोड़ रही हूँ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई वुड से कमेंट सेक्शन में बता दो. अभी मैं जल्दी से आपको यूनिट 6, हियर वी गो फॉर अ यूनिट 6 व्हिच इज गोइंग टू बी द लास्ट यूनिट एज वेल. वर्ण और जाति डिस्कस कर लेते हैं. ये वाला ऐसा टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो सुना होगा, तो इसका मतलब है आपके पास प्री कंसेप्शंस बहुत सारे हैं एंड यू हैव द कंटेंट टू राइट अबाउट इट. मैं जो इसमें समझती इंपॉर्टेंट वो है वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम लाइक बेसिकली वही जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो ब्रह्मा की बॉडी से निकल के ये आए हैं. ब्राह्मण जो ब्रह्मा के सर से निकल के आए हैं, क्षत्रिय जो उनके आर्म से निकल के आए हैं, वैश्य उनकी थाई से आए हैं, शूद्र जो है उनके फीट से आए हैं. एंड एज पर दिस काम जो है वो डिवाइड कर दिए. ये वर्ण सिस्टम है. अलग अलग मेंशंस ऋग्वेद में एंड बाकी मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में कैसे मेंशन्ड है वो आपको यहाँ पे एम्फसाइज करना है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी जाति कैसे इवॉल्व हुई. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ण के बाद ये जाति कैसे आई. तो जाति बेसिकली यू कैन से कास्ट, ठीक है. तो ये आया है पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से. तो इसमें बताया गया है डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं जिसको लेकर के बात की गई है. बिसाइड दिस वर्ण, और यू कैन ऑल्सो से, क्योंकि वर्ण हम स्पेसिफिकली संस्कृत के टर्म से बात कर रहे हैं, जब हम इसको इन हिंदी बोलते हैं तो वही जाति बन जाता है, बट डिफरेंस है इसमें. सो ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ब्रह्मा की बॉडी से 4 लोग निकल कर आए हैं और अलग अलग कैटेगरीज में स्टैब्लिश हुई, ये ट्रेडिशनल थ्योरी है. ब्रीड बेस्ड थ्योरी आती है जिसमें ये है कि आर्यंस के आने के बाद ये सब कुछ स्टैब्लिश हुआ. आर्यंस के आने के बाद जो है वो जाति बनती है. तो नॉन आर्यन एंड आर्यंस को बहुत अच्छे से कंट्रास्ट करके बताया गया है. सो देयर यूज्ड टू बी ओनली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड विज बोला गया है. वैश्य
वैश्यास एंड देन लेटर ऑन शूद्रा। सो ये आर्यन एंड नॉन आर्यन की बेसिस पे इन्हें ब्रीड बेस्ड थ्योरी निकाल दी अपनी। अब आप सोचोगे ट्रेडिशनल थ्योरी एंड ब्रीड बेस्ड में क्या डिफरेंस है? देखो ट्रेडिशनल में वी आर जस्ट बीइंग वेरी क्लियर, ब्रह्मा से निकल के आए हैं, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया है। थर्ड पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब साजिश है, ठीक है। ब्राह्मण्स वांटेड टू कीप देमसेल्फ अप इनटू द सोशल हायरार्की, दैट्स व्हाई दे जस्ट प्लेड दिस होल थिंग। एंड फोर्थ कमिंग टू दिस वन व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल थ्योरी। देखो प्रोफेशनल थ्योरी से हमारा मतलब है, आप बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन लोगों को डिवाइड किया है। जैसे कि ब्राह्मण्स का काम होता है रीडिंग वाला, ठीक है। क्षत्रिय का काम होता है प्रोटेक्ट करना, यज्ञ करवाना। वैश्य का काम होता है बिजनेसेस वगैरह करना है। शूद्र का काम होता है इन सबको सर्व करना। तो प्रोफेशन के बेसिस पे ये सिस्टम क्रिएट हुआ है। एंड देन कम्स टू द डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ द सोशल प्रोग्रेस सिंस एंशिएंट टाइम टू नाउ। लाइक लोग जैसे पहले काम किया करते थे, हंटर एंड गैदरर्स आज क्यों नहीं होते हैं? बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगे बट होते हैं। सो द थिंग इज ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो हमने अपनी सोसाइटी में सोशल शिफ्ट देखा है ना, उसका रिजल्ट है ये जाति। तो ये आ गया आपका। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जाति। देखो वन इंपॉर्टेंट थिंग, जाति एक्सटेंडेड वर्जन में बोल रही हूँ वर्ण का, क्योंकि अब 4 वर्ण बन चुके थे। इसके अलावा जो नए नए लोग एनकाउंटर हो रहे थे, एनकाउंटर वाला नहीं मतलब सामने आ रहे थे, तो उनको कैसे डील करते, उनको किस कैटेगरी में डालते, तो ये जाति बनाई गई। जाति के फीचर्स यही है, जाति एक नहीं बहुत सारी होती है एंड मेनली इनके फंक्शंस हुआ करते थे लाइक ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी। हर गाँवों में, शहरों में, हर जगह पे ये इस तरह के कम्युनिटीज चला करती थी जिनका मेनली काम जस्टिस सर्व करना होता था, सोसाइटी को रेगुलेट करना होता था, और जो डेली टू डेली अफेयर्स होते हैं वो हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक रोल प्ले ये जाति भी कर रही थी, और ये लोग अपने कास्ट्स के लोगों के इश्यूज टैकल किया करती थी, और ये इनका एक डिस्टिंग्विश फीचर भी है। मैंने वैसे इस पे इलैबोरेटेड लिखा है, मैं यहाँ पे बहुत कम आपको समझा रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको स्किप ना करें। एंड गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी डिफरेंस बिटवीन जाति एंड वर्ण। देखो जाति में मेन डिफरेंस होता है दैट व्हेन इट कम्स टू जाति, दिस द कास्ट इज रिसेंटली ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट। इसका मेंशन है, नॉट अ रिसेंट वन, सॉरी, इसका मेंशन है, बट ये हिंदी वर्ड से निकल के आया है, ये संस्कृत से निकल के आया है। इसको जो है बहुत सारी जगह लेजिटिमाइजेशन भी दिया गया है, फिर भी इसको नहीं दिया गया है। ऑल्सो टू मेक श्योर, जाति वाला मेन कॉन्सेप्ट ना डेडिकेट किया जाता है टू द वन मौर्यन पीरियड के बाद का जो समय था, उसके बाद जो डायनेस्टीज आई, दे बिकॉज मेनली प्रमोटेड दिस ब्राह्मणिज्म एंड ऑल, तो उस वक्त पे इसको ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था। ये नंबर से बहुत ज्यादा है, ये लिमिटेड है एंड इनका मेंशन मिलता है। इनको फिर भी उस नजरिए से देखा जाता है, लाइक यू नो with respect, because when it comes to the caste na, people like ki this is all creating the pollution, whereas one is something still not seen in that way। खैर मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया which you will see कि ट्रू भी है काफी सेंस में। सो दिस इज ऑल यू नीड टू डू आउट ऑफ दिस वन। मोस्ट प्रोबेबली आज तो मैं अब इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं डाल रही हूँ। इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टू माय इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज गिवन इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे नोट्स डाल दिए हैं, कोई आपको टॉपिक पूछना है तो आप बता सकते हो। स्टूडेंट्स अगेन आई एम जस्ट सेइंग, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी दैट मैंने कोई भी टॉपिक आपको थरोली नहीं बताया बिकॉज वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मेरा इंटेंशन, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं पूरा वीडियो भी डाल दूंगी, यू विल बी स्किपिंग दैट वन। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप जितना कर रहे हो ना उतना हो जाए कि आप फिर से खुद से क्रिएट कर लो। बाकी हमारे क्रैश कोर्स शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 20th of March एंड वी विल बी स्टार्टिंग फॉर DSC 4, 5 and 6, जो कि आप सेमेस्टर 6 तो नहीं, हम से सेमेस्टर 2 में सारे ये पेपर्स होने वाले हैं, तो ये सारे हम DSC पढ़ाने वाले हैं। मेरे क्रैश कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ कोर पेपर्स इन्वॉल्व करती हूँ। प्राइजेस आर लाइक 3,500 दैट यू नीड टू पे फॉर योर 3-month क्रैश कोर्स, व्हिच वी मे एक्सटेंड अप टू 3.5 as well. So this is all about. In case you wanted to know more, you can just simply text me onto my WhatsApp number. Until then, hit the like button, share this video and subscribe to Study with Kati 2 for more such kind of video content. We will be preparing for our DSC 3 after completion of your DSC 2 exam. And yes, जब आप एग्जाम कंप्लीट करो, I would love to hear from you all कि आपका एग्जाम कैसे गया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर देना, but just tell me about it. Okay, bye bye for now.